आज हमारा सेशन नंबर 3 है। इस सेशन के अंदर हम लोग प्री रेक्विजिट्स को परफॉर्म करेंगे। यानी हमने अपने एड्स बना लिए। अब उन एड्स को मेटा पर लगाने से पहले जो चीज़ें हमें परफॉर्म करनी है उनको परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अगर वो हम नहीं करेंगे तो हम मेटा पे एड्स नहीं लगा सकते। मैं अपनी न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहा हूँ और मेरे सामने ये एक ऐड आ गया। अब इस ऐड के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो दो चीज़ें होंगी। या तो मैं मेटा के अंदर ही रहूंगा या मैं मेटा से बाहर निकल जाऊंगा। अगर मैं मेटा से बाहर निकल रहा हूं, जैसे कि लर्न मोर के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं और मैं इनकी वेबसाइट पे आ जाता हूं, यानी मैं मेटा से बाहर निकल गया, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल डेस्टिनेशन। और अगर मैंने इनके लर्न मोर के ऊपर क्लिक किया और मेरे सामने एक फॉर्म खुल गया, मैं मेटा के अंदर ही रहा और मैंने अंदर रहते हुए एक फॉर्म को सबमिट कर दिया, तो उसको बोलते हैं इंटरनल डेस्टिनेशन। तो मेटा के साथ जब आप डील कर रहे होते हैं, एड्स बना रहे होते हैं, तो आपके पास दो तरह की डेस्टिनेशंस होती हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर जैसे आपका लैंडिंग पेज हो गया, जैसे अभी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मैं इनकी वेबसाइट पे चला गया। अब आप इसको लैंडिंग पेज बोल लें, आप इसको वेबसाइट बोल लें, आप इसको ऑनलाइन स्टोर बोल लें, आप इसको सेल्स फनल बोल लें, आप इसको कुछ भी बोल लें। मैंने मेटा छोड़ दिया है और मैं इनकी अपनी वेबसाइट पे जा चुका हूँ। ठीक है। या फिर आपकी ऐप आ गई। अब जो ऐप है उसका ताल्लुक मेटा से कोई नहीं है। ठीक है, वो इनकी पर्सनल ऐप है, इस बिजनेस की ऐप है, उसका लेना देना मेटा से कोई नहीं है। तो अगर मैं इनके ऐड के ऊपर क्लिक कर कर इनकी ऐप के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, तो वो भी एक्सटर्नल डेस्टिनेशन है। या फिर मैं कॉल मिला रहा हूं इनको, इस ऐड के ऊपर क्लिक किया और मैं अब इनको कॉल मिला रहा हूं, वो भी एक्सटर्नल डेस्टिनेशन है। फिर इंटरनल के अंदर क्या आ गया, आपकी जो इंस्टेंट फॉर्म्स होते हैं मेटा के, कि यहाँ मैंने क्लिक किया और मेरे सामने एक फॉर्म खुल गया, वो मैंने सबमिट कर दिया, यानी मेटा की ऐप मैंने छोड़ी नहीं, वो इंटरनल डेस्टिनेशन है। या फिर मैं इनबॉक्स में चला गया, ऐड के ऊपर क्लिक किया और व्हाट्सएप चैट में चला गया, तो व्हाट्सएप चैट भी मेटा का अपना सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है, वो भी इंटरनल डेस्टिनेशन है। या मैं मैसेंजर पे चला गया या मैं इंस्टा पे चला गया, ये भी इंटरनल डेस्टिनेशन में आएगा। या फिर मैं इंगेज कर गया, यानी कि मैं इस ऐड के साथ रिएक्ट कर गया, मैंने इस ऐड पे कमेंट कर दिया, मैंने इस ऐड को शेयर कर दिया। या फिर मैंने कॉल टू एक्शन पे क्लिक कर कर इनकी जो इंस्टा की प्रोफाइल है उसके ऊपर चला गया। ठीक है। या मैं इनके फेसबुक पेज के साथ इंगेज हो गया, उसको जाके मैंने फॉलो कर लिया, लाइक कर लिया। तो ये सब इंटरनल डेस्टिनेशन है। अच्छा, अब हर ऐड जब डिज़ाइन होता है तो वहाँ पर आप ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसकी डेस्टिनेशन इंटरनल होनी चाहिए या एक्सटर्नल होनी चाहिए। ये बहुत ऊपर ऊपर से अभी मैं बता रहा हूँ, आप आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब जैसे ये ऐड जब मेरे सामने आया है, तो ये ऐड जिसने भी बनाया है उसने मेटा को इंस्ट्रक्शन दी है कि इसकी डेस्टिनेशन एक्सटर्नल होनी चाहिए, यानी कि वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है। तो अब जब मैं कॉल टू एक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं रैंडम कहीं नहीं जा रहा, मैं जो इन्होंने मेटा को बताया है, इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उस हिसाब से मैं जा रहा हूं। अच्छा, कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस होती हैं जो मल्टीपल होती हैं, यानी कि एक ही ऐड है और उस ऐड के अंदर कुछ लोग वेबसाइट पे जा रहे हैं, कुछ लोग ऐप पे जा रहे हैं। ऐसा भी होता है, लेकिन चलें इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी इसको डिस्कस नहीं करते, कहीं कंफ्यूजन ना बढ़ जाए। तो ये है मेटा की डेस्टिनेशंस, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जो वेबसाइट है या फिर ऐप है या इंटरनल फॉर्म या आपके जितनी भी डेस्टिनेशंस हैं, इन सब के अपने अपने प्री रेक्विजिट्स हैं जो हमने परफॉर्म कर दें। यानी अगर मैं लैंडिंग पेज पे काम कर रहा हूँ, ये ऐड मेरे सामने आया है और ये मुझे एक लैंडिंग पेज पे लेके जा रहा है, तो इसके अपने प्री रेक्विजिट्स हैं जो इनको करने पड़ेंगे जब जाकर मैं लैंडिंग पेज के ऊपर जाऊंगा और जाकर इनसे परचेस करूंगा। या मैं ऐप के ऊपर जा रहा हूं तो उसके अपने प्री रेक्विजिट्स हैं। ठीक। तो डिफरेंट डेस्टिनेशंस के अपने अपने प्री रेक्विजिट्स हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो हम लोग लैंडिंग पेज को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जब आप मार्केट में काम करते हैं तो आपको दो तरह के लैंडिंग पेजेस नजर आते हैं। नंबर वन, डायरेक्ट सेलिंग लैंडिंग पेजेस।
यानी कि जहाँ पर आपका गोल ये है कि लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आएँ और आपसे आपकी प्रोडक्ट को बाय करें और बाहर निकल जाएं। यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए। ये होते हैं डायरेक्ट सेलिंग लैंडिंग पेजेस। दूसरी टाइप है लीड जनरेटिंग लैंडिंग पेजेस, कि जहां पर आपका गोल ये है कि लोग आपकी वेबसाइट पर आएं और आकर अपना फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल, अपना नेम, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दें और बाहर निकल जाएं, और फिर आप बाद में उनसे रब्ता करें और सेल्स को क्लोज करें। तो लीड जनरेशन से अभी परेशान मत होइएगा, ये अभी आगे इन डिटेल में आपको समझाऊंगा चीज़ें। तो ये दो तरह के लैंडिंग पेजेस हैं जो मार्केट में आपको नज़र आते हैं। अच्छा, अब लैंडिंग पेज अक्सर जो प्लेटफॉर्म्स आपको दिख रहे होते हैं कि जहाँ पर बने होते हैं, जिसमें नंबर वन पे तो शॉपिफाई है, नंबर टू पे वर्डप्रेस है, फिर आपको डिफरेंट सीआरएम्स हैं जैसे हाई लेवल हो गया, सिस्टम आईओ हो गया, कि जो लैंडिंग पेजेस ऑफर कर रहे होते हैं कि जहाँ पर आप एक लैंडिंग पेज बनाकर होस्ट कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि हमजा भाई, हमारे लिए बेहतर क्या है, हम किस प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं? तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पे। अगर आपकी प्रोडक्ट टेंजिबल प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट है, तो शॉपिफाई से बेहतर और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उसको बेचने के लिए। आप वर्डप्रेस के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस के साथ मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अक्सर ये सवाल आता है कि हमजा भाई, हम शॉपिफाई के साथ अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाएं या हम वर्डप्रेस के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएं, क्या करें? तो देखें, वर्डप्रेस एक टूल है, वर्डप्रेस कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पर आपको एक होस्टिंग लेनी पड़ती है, उस होस्टिंग के ऊपर आपकी वेबसाइट होस्ट होती है, और फिर आपके पास ट्रैफिक आता है और आपसे आपका जो माल है वो ख़रीदा जाता है। अब शॉपिफाई मैं क्यों रेकमेंड करता हूँ, वर्डप्रेस क्यों नहीं करता? क्योंकि शॉपिफाई का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपकी वेबसाइट सबसे पहले तो ऑनलाइन स्टोर आपका सिक्योर्ड होता है। यानी अगर यहाँ पर मैंने एक स्टोर बिल्ड किया है तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि कोई आकर इसे हैक कर लेगा, क्योंकि ये शॉपिफाई खुद इसको मैनेज कर रहा होता है आपके स्टोर को। जबकि वर्डप्रेस के ऊपर आप खुद मैनेज कर रहे होते हैं। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा पीछे सिस्टम नहीं बैठा हुआ शॉपिफाई की तरह कि जो आपके स्टोर को मैनेज कर रहा हो। वर्डप्रेस एक टूल है जो आप एक होस्टिंग के साथ कनेक्ट करते हैं और अपनी वेबसाइट बिल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ हैकिंग के चांसेस होते हैं, यानी आपके स्टोर की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ख़राब होती है। तो अगर आपका स्टोर स्केल कर जाता है, उसके ऊपर बहुत ट्रैफिक आने लगता है, आपका एक अच्छा बिजनेस चल रहा होता है, तो कल को कुछ नहीं पता कि आपका वर्डप्रेस का जो स्टोर है वो कब हैक हो जाए। तो नंबर वन रीज़न कि आपको वर्डप्रेस के साथ नहीं जाना, शॉपिफाई के साथ जाना। नंबर टू रीज़न, आपकी स्पीड, स्टोर की स्पीड। जब आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप स्केल करते हैं। आज आप 5,000 पर डे के ऐड चला रहे हैं, कल आप 10,000 पे जाएंगे, परसों आप 20,000 पे जाएंगे, 50,000 पे जाएंगे, लाख पे जाएंगे। तो जैसे जैसे बजट आपका बढ़ेगा, वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ेगा आपका। आज आपकी वेबसाइट पे 100 लोग आ रहे हैं, कल 200 लोग आएंगे, परसों 1,000 लोग आएंगे, फिर 50,000 लोग आएंगे। तो शॉपिफाई इसको हैंडल कर लेता है कि आपके स्टोर के ऊपर 100 लोग आ रहे हैं वो भी हैंडल कर लेगा, आपके स्टोर के ऊपर 1 लाख लोग आ रहे हैं वो भी हैंडल कर लेगा। जबकि वर्डप्रेस के ऊपर ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस के ऊपर आपकी होस्टिंग जो है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना लोड बेयर कर सकती है। यानी कि अगर आपने होस्टिंग ली हुई है 3-4 हज़ार रुपए वाली, कोई होस्टिंग आपने ली है और वो बेयर कर रही है मिसाल के तौर पर 100 विजिटर्स, तो जिस दिन 200 विजिटर आ गए, आपका स्टोर बैठ जाएगा, कोई परचेज ही नहीं कर पाएगा, एरर आ जाएगा स्टोर के ऊपर। जबकि शॉपिफाई पे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर स्केलेबिलिटी बहुत हाई मिल जाती है, और आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि यार अगर ज़्यादा ट्रैफिक आ गया तो मेरा स्टोर ना बैठ जाए। तो ये नंबर टू रीज़न है कि आपको शॉपिफाई के साथ जाना है अगर आप टेंजिबल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट इनटेंजिबल है, नॉन फिजिकल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, तब आपको शॉपिफाई की तरफ नहीं जाना, फिर आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब आप लीड जनरेट कर रहे हैं या आपका जो लैंडिंग पेज है वो लीड जनरेटिंग लैंडिंग पेज है, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर एक सेल्स फनल बनाना पड़ता है। तो शॉपिफाई सेल्स फनल के अंदर अच्छा नहीं है। अगर आप शॉपिफाई के ऊपर सेल्स फनल बनाने बैठेंगे तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा कस्टम कोडिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कि जिससे शॉपिफाई की स्पीड अफेक्ट होती है और आपको जो है स्पीड के मसले आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको लीड जनरेटिंग लैंडिंग पेज बनाना है या फिर आपको इनटेंजिबल प्रोडक्ट, नॉन फिजिकल प्रोडक्ट पे काम करना है, तो फिर आप या तो वर्डप्रेस की तरफ जाएं,
या फिर आप प्रॉपर सीआरएम की तरफ जाएं, यानी हाई लेवल की तरफ जा सकते हैं, आप सिस्टम आईओ की तरफ जा सकते हैं। और भी मार्केट के अंदर दसियों सीआरएम्स हैं जो अवेलेबल हैं कि जिनकी तरफ आप जा सकते हैं कि जब आपको लीड जनरेट करनी है, आपका जो बिजनेस मॉडल है वो लीड जनरेशन है, और आपको जो सेल्स फनल है वो बनाने की ज़रूरत है। सेल्स फनल वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी आप सीखेंगे। बस अभी अपने पास ये नोट कर लें जो चीज़ मैंने आपको बताई है। अच्छा, तो अब हम लोग जो सबसे पहला स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है बिजनेस पेज। आपको एक बिजनेस पेज चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आप ऐड नहीं चला सकते। इसके लिए आप ये जो आपको मेन्यू नज़र आ रहा है फेसबुक का, यहाँ पर आए। यहाँ आपको सेक्शन नज़र आ रहा है क्रिएट का। इसके अंडर आपको पेज का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। ये अभी ये पर्सनल प्रोफाइल होगी आपकी। जब आप लॉग इन करते हैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल के अंदर, तो आपको यहाँ पर ये फेसबुक का मेन्यू नज़र आ रहा होता है। यहाँ पर आप पेज के ऊपर आ जाएं। तो आप लोग कुछ इस तरह के इंटरफेस के ऊपर आ जाएंगे। अब फेसबुक का पेज बनाना बहुत बेसिक है। ज़िंदगी में कभी ना कभी आपने एक पेज बनाया ही होगा। लेकिन बिजनेस का जो पेज बनता है उसके अंदर आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। नंबर वन, आपके पेज का नेम। आपको बहुत लंबा नाम नहीं रखना, आपको अपना नाम शॉर्ट रखना है। जो एग्जैक्ट आपके बिजनेस का नाम है वही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर सेंट एंड स्टोरीज इंटरनेशनल, ये नाम गलत है। ये नाम मेटा रेकमेंड नहीं करता कि आप इस तरह से नाम लिखें। या मैं लिख दूं रोल्स शूज पाकिस्तान, ये नाम गलत है। ठीक है, ये मेटा रेकमेंड नहीं करता कि आप इस तरह का कोई लंबा नाम रखें। तो जो आपके बिजनेस का एग्जैक्ट नाम है वही नाम आपका आना चाहिए। जैसे कि नोवाडो हमने नोवाडो हमने अभी एक पेज देखा था, ये नाम होना चाहिए एग्जैक्ट। नोवाडो डॉट कॉम या डॉट पीके जो आपका यूआरएल है उसके अंदर जितना नाम है उतना नाम होना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, यहां पर डॉट पीके डॉट कॉम ये सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करना आपको, ये मेटा रेकमेंड नहीं करता। नंबर थ्री, कि जो भी नाम आप अपने बिजनेस का रख रहे हैं उसका डोमेन नेम जाके पहले चेक कर लें कि वो अवेलेबल है या नहीं है। नेम चीप के ऊपर आ जाएं, यहां पर आकर पहले सर्च कर लें कि मैं ये नाम रखने जा रहा हूं, क्या ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो कितने का अवेलेबल है, प्रीमियम तो नहीं है कहीं, क्योंकि डोमेन दो तरह के होते हैं। एक प्रीमियम डोमेन होता है जो बहुत महंगे भी होते हैं। तो एक नॉर्मल डोमेन आपको अगर $10 का मिल रहा है, तो जो प्रीमियम डोमेन है वो $1,00,000 का भी हो सकता है, $1,00,000 का भी हो सकता है वो। तो आप यहाँ पर पूरा पेज वेज सब कुछ बना लें, और फिर जब आपकी वेबसाइट बनाने की बारी आए, डोमेन परचेज करने जाएं, तो आपको डोमेन ही ना मिले, तो आपकी मेहनत सारी ज़ाया हो जाए। तो इसलिए इन तीन चीज़ों का ख्याल आपको बहुत ज़्यादा रखना है। तीसरी चीज़ आपकी आ जाती कैटेगरी। अब यहाँ पहले मैं नाम रख लेता हूँ एक। नाम क्या रखें हम, नोवाडो ही रख लेते हैं चलें। अब यहाँ पर आपकी कैटेगरी आ जाती है। अब कैटेगरी आपको एग्जैक्ट कैटेगरी बतानी है जो आपके बिजनेस मॉडल है। यानी कि अगर मेरा ये स्टोर फुटवेयर स्टोर है, तो यहाँ पर मुझे फुटवेयर स्टोर ही सेलेक्ट करना है। कैटेगरी अगर मैं चेंज करूँगा तो इससे मुझे एक नुकसान है। क्या नुकसान है कि अक्सर आपने देखा होगा कि आपका एक पेज बना हुआ है, उसके ऊपर कोई ऐड नहीं चल रहा, कोई मार्केटिंग आप नहीं कर रहे, फिर भी आपको लाइक्स मिल रहे हैं। तो वो जो लाइक्स मिल रहे होते हैं वो सजेशन की वजह से मिल रहे होते हैं, यानी फेसबुक खुद सजेस्ट कर रहा होता है आपके पेज को। तो अगर आपके पेज की कैटेगरी रेलेवेंट कैटेगरी है तो वो सजेशंस के अंदर और बेहतर नजर आएगा। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे बायो। बायो आपका 2 से 3 लाइन के अंदर आपको ये बताना है कि आप कौन हैं, एग्जैक्टली क्या करते हैं, और आपकी यूएसपी क्या है, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट या फिर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है। आप में ऐसा क्या अलग है जो दूसरों में नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना चाहिए। और बायो लिखते वक्त कोशिश करनी चाहिए कि अपने बिजनेस से रिलेटेड जो रेलेवेंट कीवर्ड है उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे अगर मेरा बिजनेस जो है फुटवेयर का है,
तो फुटवेयर से रिलेटेड मुझे कुछ ऐसा कीवर्ड इस्तेमाल करना है जो एसईओ फोकस्ड हो, क्योंकि जो बायो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है जो मेटा के बाहर की भी सर्चेज हैं, इवन गूगल की भी जो सर्चेज हैं वहाँ भी रैंकिंग के अंदर ये मददगार साबित होता है आपकी। जैसे यहाँ पर मैंने सर्च किया है हैंडमेड लेदर शू, अब मुझे हैंडमेड लेदर शू के अंदर ये एक पेज नज़र आ गया। तो वैसे तो ये एक पोस्ट है कि जिसके अंदर इस कीवर्ड का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अगर मैं इसका बायो भी जाके देखूंगा तो वहां भी मुझे लेदर शू कीवर्ड नज़र आ रहा है। तो आपको इसका ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये शॉर्ट होना चाहिए और एग्जैक्ट जो चीज़ मैंने बताई है वो आपने इसके अंदर डालनी है। तो मैं यहाँ पर जो बायो है वो डाल देता हूँ। तो बायो मैंने यहाँ पर डाल दिया, क्रिएट पेज। तो अब मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ और स्किप कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ताकि हम एक पेज बन जाए। उसके बाद फिर ये सेटिंग्स हम देखते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं, फिर मेजर सेटिंग्स की तरफ चलेंगे। मैं अबाउट सेक्शन के ऊपर हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आपको आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो अपलोड करनी है और जो कवर फोटो है वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, आपका लोगो होना चाहिए इसमें। कुछ उल्टे सीधी तस्वीर यहाँ पर आपको इस्तेमाल नहीं करनी, ये सेल्स गिरा देती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बिजनेस का एक प्रोफेशनल लोगो होना चाहिए। भले आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल लोगो होना चाहिए और उस लोगो को आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अगर आपका कोई पर्सनल ब्रांड है तो फिर आप अपनी तस्वीर भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खैर एक अलग बात है। तो यहाँ आपको अपना प्रोफेशनल लोगो यूज़ करना है और प्रोफेशनल कवर फोटो यूज़ करनी है। अब मैं अबाउट सेक्शन के अंदर हूँ। यहाँ पर इंट्रो का एक सेक्शन है जहाँ पर बायो नज़र आ रहा है और पिंड डिटेल्स नज़र आ रही हैं। यानी इसको मैं यहाँ से अगर हटाता हूँ तो यहाँ से फुटवेयर स्टोर जो कैटेगरी है वो हट जाएगी। तो यहाँ पर मैं और भी चीज़ों को पिन कर सकता हूँ, रिव्यू को भी पिन कर सकता हूँ। तो यहाँ डिफरेंट चीज़ें पिन हो सकती हैं पूरा। फिर आपकी कैटेगरी है फुटवेयर स्टोर। पर्सनल डिटेल्स के अंदर आप कुछ भी ना डालें। यहाँ अगर आप कोई चीज़ ब्लैंक छोड़ देंगे तो वो नज़र नहीं आएगी किसी को। यानी अगर पर्सनल डिटेल्स के अंदर मैं कोई एक चीज़ डाल देता हूँ, लोकेशन डाल देता हूँ, तो सिर्फ लोकेशन नज़र आएगी और कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अगर मैं कम्युनिटी के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं डालता तो ये बिल्कुल सेक्शन ही गायब हो जाएगा। यानी जो मेरा कस्टमर है वो जब मेरे अबाउट सेक्शन में आएगा तो यहाँ इतनी सारी चीज़ों में से सिर्फ वो वही देखेगा कि जिसके अंदर मैंने कुछ डाला हुआ होगा। तो पर्सनल डिटेल्स के अंदर अगर कुछ डाला हुआ होगा तो यहाँ ये नज़र आएगी, वरना नहीं आएगी। तो यहाँ आप जो है पर्सनल डिटेल्स तो आपको नहीं डालनी क्योंकि ये बिजनेस है। तो आप चाहें तो यहाँ पर अपना सिटी डाल सकते हैं। फिर आपकी जो डिटेल्स हैं, यहाँ पर जो रिव्यूज़ हैं उसे आपको ऑफ रखना है। इसको आप कभी भी ऑन मत कीजिएगा। 95% बिजनेसेस अपने रिव्यूज़ को बंद रखते हैं मेटा पे। उसके पीछे वजह है क्योंकि मेटा के ऊपर जो रिव्यू सिस्टम है, मेटा ये नहीं देखती कि ये जो रिव्यू कर रहा है बंदा ये आपका कस्टमर है भी या नहीं है। यानी कोई भी उठ के रिव्यू डाल सकता है। और अक्सर ऐसा होता है ख़ास तौर पे खुसूसन पाकिस्तान के अंदर कि ऑनलाइन स्कैम्स बहुत होते हैं। कोई चीज़ किसी ने कहीं से ऑर्डर की, उसके साथ कोई स्कैम हो गया, अब उसको आ गया गुस्सा। अब वो अपनी न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहा है, आपका ऐड उसके सामने आ गया जूते का। उसने कहीं और से कोई जूता ऑर्डर किया था, उसके साथ स्कैम हुआ था, आप भी जूता बेच रहे हैं। अब वो आपको आके या तो गलत कमेंट कर देगा या फिर गलत रिव्यू डाल देगा कि ऑनलाइन तो सब स्कैम है, ऑनलाइन तो सब चोर हैं, ऑनलाइन तो ऑर्डर करना ही नहीं चाहिए। तो उसका सिनेरियो डिफरेंट है, उसे पता भी नहीं है कि उसने इस पेज से किया था। अक्सर ऐसे कस्टमर्स होते हैं कि जिनको पता ही नहीं होता कि मैंने किस पेज से ऑर्डर किया था, उनके साथ कोई स्कैम हो गया। अब वो जो ऐड देखते हैं उस ऐड के ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट डाल रहे होते हैं या खराब रिव्यू डाल रहे होते हैं। तो इसलिए आपको रिव्यू हमेशा बंद रखने चाहिए, कभी भी रिव्यू मत खोलें। प्राइस रेंज
आप चाहें तो यहाँ बता दें, वैसे रिकमेंडेड नहीं है कि आप यहाँ पर बताएं। आप यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे, जो बिजनेस एड्रेस अगर है, नहीं है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। एड्रेस डालेंगे तो फिर आप यहाँ अपने बिजनेस आवर्स फिर आप बताएंगे कि ये जो एड्रेस है ये कब से कब तक फंक्शनल है। फिर सर्विस एरिया यहाँ पर आप डाल सकते हैं, अगर आपका सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है और कुछ स्पेसिफिक एरियाज के अंदर आप सिर्फ सर्विसेज देते हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आपकी फाउंडिंग डेट है कि आपने जो बिजनेस है आपका, वो कब आपने स्टार्ट किया था, वो आप डेट यहाँ डाल सकते हैं। फिर लिंक्स हैं, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट डाल सकते हैं। और उसके बाद आपका कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर आपको ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप कोई भी बिजनेस मॉडल हो आपका, आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करनी चाहिए। आपके पास व्हाट्सएप चैनल होना चाहिए, आपके पास फेसबुक ग्रुप होना चाहिए, एक प्रॉपर आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी है। और अगर आप कम्युनिटी बिल्ड करेंगे तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। फिर आपकी जो सर्विसेज हैं, अगर सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है तो वो आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज डाल सकते हैं। ठीक है। फिर आपकी क्रेडेंशियल्स हैं, ये आप डाल सकते हैं कि आप जो सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं उस सर्विस की लाइसेंसिंग, जाहिर है कि एक सर्विस है, उस सर्विस को प्रोवाइड करने का लाइसेंस आपके पास है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। तो ये वाला सेक्शन इसलिए। फिर आपकी ऑफर्स हैं, फिर आपकी ऑफर्स हैं कि अगर आप कुछ ऑफर कर रहे हैं तो वो आप डिस्काउंट कोड हो गया, लिंक हो गया उसका, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद है आपका वर्क एक्सपीरियंस, ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन ये सब बेकार है, हॉबीज़, इंटरेस्ट सब बेकार हैं ये, क्योंकि ये बिजनेस पेज है ना, यानी आप आपके बिजनेस का पेज है। अगर आप एक पर्सनल ब्रांड खड़ा कर रहे हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें फिर आप डाल सकते हैं। अगर आप जो है एक पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ आप जा रहे हैं तो बिजनेस पेजेस के लिए ये चीज़ें आपने नहीं डालनी। तो जो चीज़ आप नहीं डालेंगे वो फिर नज़र नहीं आएगी। फिर आपकी कॉन्टैक्ट इन्फो है, यहाँ पर आप अपने सोशल मीडिया के सारे लिंक्स डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर आप ईमेल डाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, अपना व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी मीडिया किट डाल सकते हैं, टाइटल दे दें, उसका लिंक दे दें। तो ये सारा सेक्शन आपका यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको जो मीडिया किट है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। जो रेलेवेंट आपकी सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ आप यहाँ पे डालेंगे। फिर आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है, उसका लिंक आप यहाँ डालेंगे। तो जब हम लोग वेबसाइट पे काम करेंगे, शॉपिफाई पे, वर्डप्रेस पे, तो ये वहाँ डिस्कस होगी चीज़। इम्प्रेसम के अंदर आप अपनी कंपनी की जो लीगल इन्फॉर्मेशन है वो डाल सकते हैं कि आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपकी टैक्स आईडी, आपकी एनटीएन नंबर, ये सारी जो लीगल इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ये डालें। फिर आपके नेम्स हैं कि आपका नेम किस तरह प्रोनाउंस होता है, वो आप यहाँ पर इसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है जो हमारे ब्रांड का नेम है नोवाडो है, तो अब यहाँ पे देखें नोवाडो, तो आप इसको सुन सकते हैं Novado. Novado. ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको करेक्ट कर सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं है, यानी इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक की है इसने या नहीं की है। वरना आप इसको यहाँ पे अपना बता सकते हैं कि असल जो सही प्रोनाउंसिएशन है रोमन उर्दू में वो ये है। ठीक है। फिर आपके जो अदर नेम्स हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, निकनेम वगैरह ये सब आप पर्सनल ब्रांडिंग अगर हो तो आप डाल सकते हैं। तो जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ आपको डालनी है। ये नहीं सोचना कि अब यहाँ पर सर्विसेज का ऑप्शन है तो मुझे यहाँ कुछ ना कुछ डालना ही है। असल चीज़ ये है समझने की कि वर्क का ऑप्शन है या एजुकेशन का ऑप्शन है तो मुझे कुछ ना कुछ डालना ही है। ये अक्सर ये मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं कि इररेलेवेंट चीज़ें भी डली हुई होती हैं, यानी वो एक ब्रांड चला रहे हैं और उनके अबाउट सेक्शन के अंदर इररेलेवेंट चीज़ें भी उन्होंने डाली हुई। तो वो शायद इसीलिए सोच के डालते हैं कि ऑप्शन मिल रहा है तो अब यहाँ कुछ ना कुछ तो डालना है, ऑप्शन मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो डालना है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं इसके अंदर आप सब ही कुछ डाल दें, जो रेलेवेंट है आपको सिर्फ वो डालना है। तो ये थी कुछ बेसिक सेटिंग्स।